आपके साथ जया मिश्रा। ऐतिहासिक जीत के बाद यूपी और उत्तराखंड में सरकार गठन की औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का बहुत स्वागत है गंगा सवेरा में। आपके साथ मैं दीपा बाफिला। दोनों राज्यों में ऐतिहासिक जीत के बाद अब बारी है ऐतिहासिक शपथ ग्रहण की, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। और एबीपी गंगा आपको चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट बताएगा, सियासत से जुड़ी हर तस्वीर और उसके मायने भी समझाएगा। तो चलिए करते हैं गंगा सवेरा की शुरुआत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज इकाना को सुरक्षा घेरे में एसपीजी की टीम लेगी और 25 मार्च को इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। साथ में करीब 45 से 48 मंत्री भी ले सकते हैं शपथ। सूत्रों के हवाले से ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 23 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे यूपी के पर्यवेक्षक अमित शाह। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास भी लखनऊ पहुंचेंगे और 24 मार्च को विधायक दल का नेता चुनने की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। और 25 मार्च को लखनऊ के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में योगी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण के भव्य समारोह की तैयारी है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री के साथ ही कई वीवीआईपी मेहमान शामिल होने वाले हैं। इसके लिए आज इकाना स्टेडियम को एसपीजी अपने सुरक्षा घेरे में लेगी। बताया ये भी जा रहा है कि 50,000 की क्षमता वाले इस स्टेडियम के चप्पे चप्पे पर एसपीजी की नजर होगी। तो बाहर की सुरक्षा को चाक चौबंद करने की जिम्मेदारी यूपी पुलिस के कंधों पर है। समारोह स्थल की सुरक्षा के लिए कई लेयर का खाका तैयार किया गया है। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, सुरक्षा में सेंधमारी ना हो सके, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। तो इसी स्टेडियम में, जो स्टेडियम आप इस वक्त देख पा रहे हैं, इसी स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। योगी सरकार 2.0 का। इकाना सजकर तैयार, शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार। योगी 2.0 में वीआईपी मेहमान, मंत्रिमंडल में कितने नाम? उत्तराखंड में सीएम के सस्पेंस से पर्दा हटने के बाद अब सबकी निगाहें यूपी में होने वाले भव्य शपथ ग्रहण समारोह पर है, क्योंकि जिस इंटरनेशनल इकाना क्रिकेट स्टेडियम में योगी 2.0 की शपथ होगी, वहां दिन रात शपथ की तैयारियां चल रही हैं। किस तरह से इकाना स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, आप देखिए। यहाँ पर ये जो स्टेडियम है, करीब 75,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है, जो साक्षी बनेंगे इस भव्य समारोह के। क्योंकि दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में वापसी हुई है। तमाम रिकॉर्ड भी टूटे हैं। लगातार भाजपा के कोई मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और आप देखें यहाँ पर तैयारियां जो है किस तरह से ज़ोरों से चल रही हैं। ये सारी जो चेयर्स हैं, जो फिक्स चेयर्स हैं, वो भी बैठने की व्यवस्था है। इसके अलावा वीवीआईपीज़ के लिए अलग से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं। जिस तरह से योगी ने यूपी में सफलता के नए मापदंड गढ़ दिए, ठीक उसी तरह इकाना में होने वाली शपथ एक नया इतिहास लिखने के लिए तैयार है। स्टेडियम के दोनों तरफ किनारों पर वीवीआईपी के बैठने की व्यवस्था होगी, जिसके लिए कुर्सियां लगा दी गई हैं। करीब 150 से 200 वीवीआईपी के लिए खास इंतजाम है। 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह, उसकी संपूर्ण व्यवस्था की तैयारी की बैठक आज संपन्न हुई। सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी, अपने प्रदेश के पदाधिकारियों को दायित्व दिया गया है। लोग उस दिन अपना शपथ लेंगे और राज्य के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी उस दिन शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। स्टेडियम में एक बड़ा मंच बनाया गया है, जिस पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कुछ खास लोग बैठेंगे। इसी मंच पर योगी आदित्यनाथ सीएम पद की दोबारा शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये सभी लोग इसी सामने जो मंच तैयार किया गया है यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनके साथ में कुछ और विशेष लोग भी मौजूद रहेंगे, जो यहाँ पर जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा उसके साक्षी बनेंगे। इस दिन समारोह को भव्य रूप देने के लिए तमाम तरह की यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। एक तरफ जहाँ लोगों के बैठने की व्यवस्था है, इसके अलावा एलईडी स्क्रीन्स भी बड़ी बड़ी यहाँ पर लगाई जा रही हैं। शपथ की तैयारी जितनी स्टेडियम के अंदर हो रही है, उतनी स्टेडियम के बाहर भी। स्टेडियम की बाउंड्री को रंग बिरंगे फूलों वाले गमलों से सजा दिया गया है।
जितनी तैयारी शपथ ग्रहण के लिए इस स्टेडियम के अंदर की जा रही है, उतनी ही तैयारी, उसी जोर शोर से जो तैयारी है वो अगर कहें तो स्टेडियम के बाहर भी चल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्टेडियम के बाहर लाइन से ये गमले लगाए गए हैं, रंगीन फूलों वाले ये गमले, साफ सफाई की व्यवस्था पूरी हो चुकी है यहाँ पर। और लगातार यहाँ पर अगर बात करें जो आगे आप देख रहे हैं बैरिकेटिंग, वहाँ पर पूरा रास्ता बंद कर दिया जाएगा, सिर्फ वीवीआईपीज़ की वहाँ से एंट्री रहेगी। 25 मार्च को जब योगी फिर से यूपी के सीएम पद की शपथ लेंगे तो 75,000 लोग इसके गवाह बनेंगे। इसमें आम आदमी से लेकर सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा और काशी से आए साधु संत भी होंगे। अब इसकी विस्तृत रूपरेखा संगठन के द्वारा, सरकार के द्वारा दी जाएगी, लेकिन जनता का जो आकर्षण है और जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो बीजेपी के प्रति अपार उत्साह दिखाई पड़ रहा है और मैं समझता हूं कि भारी संख्या में लोग आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल योगी 2.0 के मंत्रिमंडल का है। मतलब योगी के साथ 25 मार्च को कौन कौन शपथ लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना है। क्योंकि जानकारी के मुताबिक इस बार योगी अपने मंत्रिमंडल में उन्हीं चेहरों को शामिल करना चाहते हैं जो दमखम रखते हों और किसी एक सेक्टर में उनको महारत हासिल हो, ताकि उन्हें उन्हीं मंत्रालय का जिम्मा सौंपा जाए और यूपी के विकास में और ज्यादा रफ्तार दी जाए। लेकिन सवाल डिप्टी सीएम का भी है, क्योंकि पिछली बार 2 डिप्टी सीएम थे, इस बार 2 ही होंगे या फिर ये संख्या बढ़कर 3 हो जाएगी। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब 25 मार्च की शपथ के बाद ही साफ हो सकता है। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और वहीं खबर ये भी है कि योगी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे अखिलेश यादव। अखिलेश ने कहा है कि अगर बुलावा मिला तो भी नहीं होंगे शामिल। 25 मार्च को होगा लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण का भव्य समारोह। और अखिलेश यादव से कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर जब सवाल पूछा गया तो अखिलेश ने कहा कि ना तो मुझे बुलाया जाएगा और ना ही मैं जाऊंगा। तो देखिए, न्योता मिलेगा तो भी अखिलेश यादव नहीं जाएंगे, वो साफ कर चुके हैं। ये सवाल जब उनसे पूछा गया कि क्या वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे तो उन्होंने कहा कि ना ही मुझे बुलाया जाएगा और ना ही मैं जाऊंगा। तो 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है। योगी के शपथ समारोह से अखिलेश की दूरी, ये कैसी मजबूरी? अखिलेश का इनकार, सियासत धुआंधार। लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ की 2.0 शपथ की तैयारी हो रही है। बड़े बड़े वीआईपी को बुलाने की तैयारी हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न होने की बात कहकर सूबे की सियासत को गरमा दिया है। क्या कहेंगे शपथ ग्रहण के लिए? मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगा, न मुझे बुलाया जाएगा। नहीं बुलाया तो जाएगा आपको कैसे पता कि बुलाया जाएगा? जो लिस्ट बनी ये ऐसा तो नहीं है कि आप लोग उनकी तरफ से कह रहे हैं। नहीं लिस्ट सर बनी है इसमें है। और सर मुझे तो पता नहीं लिस्ट। सर क्या संदेश रहेगा नई सरकार के लिए? देखिए, क्या करें जो बेहतर रहे? सरकार झूठ न बोले। बस 1 लाख वोट पा करके आप मुरादाबाद का देखिए, 1,47,000 वोट पाने वाला, काउंटिंग रोक दी गई 2.5 घंटे, उसके बाद 700 से दूसरे प्रत्याशी को जिता दिया गया। नेटौर का आप देखिए, आप धामपुर का रिजल्ट देखिए। तो मैं कई ऐसे परिणाम बता सकता हूं कि परिणाम क्या हुए हैं वहां पर। सवाल वो नहीं है, सवाल ये कि बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपना क्या था कि संविधान बचे। बाबा साहब का सपना क्या है कि लोकतंत्र से हमारा देश चले, संविधान से देश चले। उन्होंने क्या किया? सुनने में तो ये आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने अंदर ही अंदर बीजेपी से हाथ मिला लिया। इसलिए समाजवादियों को, जो हर मौके पर मैंने कहा कि समाजवादियों को अब अंबेडकर वादियों को साथ लेना पड़ेगा और अंबेडकर वादियों को साथ जोड़ करके एक नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ शपथ ग्रहण पर नहीं बोले, उन्होंने चुनाव के नतीजों से लेकर मायावती पर भी जमकर निशाना साधा। आमतौर पर जब भी शपथ ग्रहण समारोह होते हैं तो विपक्ष के नेताओं को भी न्योता भेजा जाता है। हालांकि वो शामिल ना हो
ये अलग बात है। वैसे आपको बता दें, पिछली बार जब योगी ने शपथ ली थी तो पूरा समाजवादी कुंबा शपथ ग्रहण में शामिल हुआ था। उस वक्त मंच पर अखिलेश के साथ साथ मुलायम का पीएम मोदी के कान में बोलने वाला फोटो खूब चर्चा में रहा था। हालांकि मुलायम ने पीएम के कान में क्या कहा ये आज भी रहस्य है, लेकिन अखिलेश ने शपथ ग्रहण से पहले ही अपने शामिल न होने से पर्दा उठा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो एमएलसी चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन कई जगहों पर हंगामा हुआ। सपा प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन अधिकारी से शिकायत भी इस बात की है। मथुरा एटा मैनपुरी सीट से प्रत्याशी उदयवीर सिंह का पर्चा तक छीन लिया गया। बिल्कुल, और इटावा फर्रुखाबाद में भी नामांकन के दौरान मारपीट की खबरें हैं, मारपीट हुई है। सपा ने भाजपा पर लगाया लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप। देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आपस में भिड़ गए, वो तस्वीर आप देखिए। और लोकतंत्र की हत्या का आरोप समाजवादी पार्टी लगातार लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर। इटावा फर्रुखाबाद में भी नामांकन के दौरान मारपीट की गई है। और वहीं यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए कल नामांकन का आखिरी दिन था और नामांकन के अंतिम दिन भाजपा के कई प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र में पर्चा दाखिल भी किया। सहारनपुर में वंदना मुदत वर्मा, आजमगढ़ से पूर्व विधायक अरुण कांत यादव, आगरा से विजय शिवहरे, गाजीपुर से विशाल सिंह चंचल ने अपना पर्चा दाखिल किया। तस्वीरें भी अलग अलग हिस्सों की हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में रामचंद्र प्रधान, मेरठ में धर्मेंद्र भारद्वाज, प्रयागराज में डॉक्टर केपी श्रीवास्तव और बुलंदशहर में नरेंद्र भाटी ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। आज नामांकन पत्रों की जांच के बाद 24 मार्च को प्रत्याशियों के पास नाम वापस लेने का आखिरी दिन होगा, आखिरी मौका होगा, जिसके बाद 9 अप्रैल को एमएलसी चुनाव के लिए मतदान होगा और 12 अप्रैल को मतों की गिनती होगी, यानी कि काउंटिंग होगी। और अलग अलग जगहों पर जब पर्चा दाखिल किया गया उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, इसके साथ ही बांदा, गोंडा, प्रयागराज और बुलंदशहर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद एमएलसी की 36 सीटों के दंगल को जीतने के लिए भाजपा और सपा दोनों ने जातीय समीकरण को बिठाया है। जहां भाजपा ने ठाकुर और ओबीसी पर दांव चला है, तो वहीं सपा ने यादव और मुस्लिम कार्ड खेला है। यूपी में एमएलसी चुनाव का शोर, सियासी दलों का जाति वाला जोर, उच्च सदन की हाई फाई लड़ाई लौटकर साइकिल पुराने पैटर्न पर आई। उत्तर प्रदेश एक बार फिर चुनाव की दहलीज पर है। फिर एक बार भाजपा और सपा आमने सामने हैं। फिर एक बार राजनीति के महारथी मैदान में हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव की लड़ाई भले ही भाजपा ने जीत ली हो, लेकिन एमएलसी चुनाव की महाजंग कौन जीतेगा, इसको लेकर सपा और भाजपा दोनों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। जहां भाजपा ने सबसे ज्यादा ठाकुर चेहरों पर दांव चला, तो वहीं सपा ने यादवों पर दांव चला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भाजपा और सपा दोनों में से किसी ने भी दलित समुदाय से किसी को भी एमएलसी का प्रत्याशी नहीं बनाया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि किसका जातीय समीकरण भारी पड़ेगा, क्योंकि भाजपा पूरी तरह से ठाकुर ओबीसी के भरोसे है। भाजपा के 36 उम्मीदवारों पर नजर डाले तो 16 ठाकुर, 11 ओबीसी, 5 ब्राह्मण, 3 वैश्य और 1 कायस्थ को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही भाजपा ने सपा और कांग्रेस से आए दल बदलू नेताओं पर भी भरोसा जताया। सपा से आए शैलेंद्र सिंह को सुल्तानपुर से, सीपी चंद को गोरखपुर महाराजगंज से, रविशंकर पप्पू को बलिया से, नरेंद्र भाटी को बुलंदशहर से, तो रमा निरंजन को झांसी जालौन सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि कांग्रेस से आए दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली और निर्दलीय जीत रहे चंचल सिंह को गाजीपुर से टिकट दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा कॉन्फिडेंस से लबालब है और उसका ये कॉन्फिडेंस एमएलसी चुनाव में भी नजर आ रहा।
क्योंकि नगर निगमों के चुनाव में, नगर पालिकाओं के चुनाव में, जिला पंचायत के पिछले चुनाव में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी विजयी रही है। और इन चुनाव में बीजेपी को विधानसभा चुनाव की तरह एक व्यापक सफलता मिलने वाली है। और जिस प्रकार से जो मतदाता हैं उनका उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, मैं समझ सकता हूं कि मैं कह सकता हूं कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। जबकि समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में मिली हार का हिसाब एमएलसी चुनाव से पूरा करने की तैयारी में है। इसके लिए सपा अपने पुराने पैटर्न पर लौटती दिख रही, क्योंकि जहां विधानसभा चुनाव में सपा ने यादव और मुस्लिम उम्मीदवार से थोड़ी दूरी बनाई थी, वहीं एमएलसी चुनाव में सपा ने यादव और मुस्लिम वाला ही दांव खेला। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 36 एमएलसी सीटों में से 34 पर अपने उम्मीदवार उतारे, जबकि 2 सीट अपनी सहयोगी रालोद के लिए छोड़ी। लेकिन जिन 34 सीट पर सपा ने उम्मीदवार उतारे, उनमें 19 यादव, 4 मुस्लिम, 4 ओबीसी, 3 ठाकुर, 3 ब्राह्मण और 1 जैन समुदाय से है। मतलब समाजवादी पार्टी फिर एक बार यादव मुस्लिम समीकरण के सहारे मैदान में है। लेकिन सपा ने उन्हीं यादवों को टिकट दिया जो पिछली बार जीते थे, जिन 19 यादवों को टिकट मिला है। उनमें लखनऊ 9 सीट से सुनील सिंह साजन, बाराबंकी से राजेश कुमार यादव, इलाहाबाद से वासुदेव यादव, बहराइच से अमर यादव, वाराणसी से उमेश कुमार यादव, पीलीभीत शाहजहांपुर से अमित यादव, प्रतापगढ़ से विजय बहादुर यादव, आगरा फिरोजाबाद से दिलीप सिंह यादव, गोरखपुर महाराजगंज से रजनीश यादव, सीतापुर सीट से अरुणेश कुमार यादव, रायबरेली से वीरेंद्र शंकर सिंह यादव, मथुरा एटा मैनपुरी से राकेश यादव को प्रत्याशी बनाया। वहीं आजमगढ़ मऊ से राकेश कुमार यादव, जौनपुर से मनोज कुमार यादव, झांसी जालौन ललितपुर सीट से श्याम सुंदर यादव, कानपुर फतेहपुर सीट से दिलीप सिंह यादव, इटावा फर्रुखाबाद से हरीश कुमार यादव, बस्ती सिद्धार्थनगर से संतोष यादव और अलीगढ़ से जसवंत यादव के अलावा फैजाबाद से हीरालाल यादव को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि 9 अप्रैल को होने वाली इस अग्नि परीक्षा में कौन पास होगा, क्योंकि विधान परिषद के चुनाव में जिसकी सरकार उसकी जय जयकार वाली कहावत है। 2010 में जब मायावती की सरकार थी तो 36 में से 34 सीट बसपा ने जीत ली थी। 2016 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो 36 में से 31 सीट सपा ने जीत ली थी। अब 22 की जंग में भाजपा कितनी सीट जीतेगी और सपा की साइकिल कितने मील चलेगी, इस पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी है, क्योंकि इस चुनाव में दोनों पार्टियों के जातीय समीकरण की भी परीक्षा है, जिसका असर 2024 के फाइनल पर भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए, इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें। चुनाव खत्म होने के बाद भी पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और देखिए, पेट्रोल और डीजल 80-80 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। चुनाव से पहले तो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन देखिए एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। 96 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर दाम हो गया है पेट्रोल का, और डीजल 87 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। चुनाव खत्म होने के बाद किस तरीके से बदलाव हो रहा है, अब देखिए दाम बढ़ गए एक बार फिर।